हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के से पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशंस को भी देखेंगे। इस सीरीज के 3 और वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा कथन है, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा केवल दो। विलियम बेंटिक जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, वो सिर्फ बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो सिर्फ बंगाल के गवर्नर थे, ना कि गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड बेंटिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी का जो गठन होता है वो 1784 में होता है विलियम जोन्स के द्वारा। विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में होता है और वॉरेन हेस्टिंग्स ये इनका कार्यकाल होता है 1774 से 85 के मध्य। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 1784 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा। और क्यों की गई थी? तो प्राच्य शिक्षा के लिए की गई थी। अगला प्रश्न है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ जिसे हम लोग रिंग ऑफ फेंस या फिर घेरे की नीति भी कहते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ऑप्शन हैं वॉरेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से और लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स तथा विलेजली से मुख्यतः संबंधित है। इस नीति के अंतर्गत क्या होता है कि अंग्रेज अपने राज्य को, जैसे ये अंग्रेज राज है और कुछ इसके पड़ोसी राज हैं, ठीक है, तो ये अपने राज्य को बफर राज्य मतलब मध्य में रखता था अपने राज्य को और साथ ही साथ क्या करता था कि जो पड़ोसी राज्य है वहां पर क्या करता था, अपनी सेना को देता था और बोलता था बाहर से अगर कोई आक्रमण होता है तो उससे हमारी सेना रक्षा करेगी आपकी, मगर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमारे सेना का व्यय मतलब खर्च जो है आपको उठाना होगा। तो यहाँ पर जो है अपने अंग्रेज अपने राज्य को बफर राज्य बनाते थे या फिर ये कह सकते हैं हम लोग मध्य राज्य। ठीक है, तो सेंटर में रखते थे, राज्यों की सहायता करते थे, रक्षा करते थे ताकि उनके खुद के राज्य जो है वो
सुरक्षित रह सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली के जो समाप्त करते हैं वो वॉरेन हेस्टिंग्स करते हैं। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में, जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत आते हैं तो उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति कर दी जाती है। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मेकाले, सर लियोनिल कार्टेरिस, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा सर लियोनिल कार्टेरिस। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ऑप्शन है सर जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, जनरल डायर। तो इसका सही उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद ये इंग्लैंड वापस लौट गए थे। उसके तत्पश्चात इन पर जो है 1788 से 95 तक जो है महाभियोग चला और उसके बाद कार्यों को देख करके इनको बरी कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है महाभियोग का मुकदमा किस पर चलता है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर चलता है। और इसका मुकदमा चलने का मुख्य कारण यह होता है कि अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण इन पर महाभियोग का मुकदमा चलता है। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की पर संविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया है, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस और विलियम बेंटिक। तो इसका सही उत्तर होगा कॉर्नवालिस। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत अनेक न्यायिक सुधार किए गए, जिसमें से एक जो है सिविल सेवा का सृजन भी है। तो इसका सही उत्तर होगा कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर। तो इसका सही उत्तर होगा गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था वो 1786 से 93 और 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 के मध्य था। 5 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो जाती है और उन्हें गाजीपुर में दफना दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा गाजीपुर। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ है? तो गाजीपुर में है। अगला प्रश्न है, 1802 में बसंत की संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके मध्य हुए थे? ऑप्शन है अंग्रेज तथा बाजीराव 1, अंग्रेज तथा बाजीराव 2, फ्रांसीसी तथा बाजीराव 1, डच तथा बाजीराव 2। तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेज तथा बाजीराव 2। बसंत की संधि के अंतर्गत जो मुख्य बातें थी वो ये थी कि अंग्रेजी सेना जो है वो बाजीराव द्वितीय को 6000 सैनिक तथा तोपखाने देंगे, जिसके बदले में बाजीराव द्वितीय जो है अंग्रेजों को 26 लाख रुपए देंगे। और दूसरी बात, पेशवा किसी भी यूरोपीय को अपनी नौकरी पर नहीं रख सकते थे और किसी भी दूसरे राज्य से युद्ध या संधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते थे बिना अंग्रेजों से बात किए हुए।
बासिन की संधि में जो हस्ताक्षर किसके किसके मध्य होता है, वो अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? ऑप्शन से दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर होगा कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। सहायक संधि की शर्तों में से एक शर्त यह भी था कि जो भी रियासत संधि को स्वीकार करती है वो कंपनी की सेना रखेगी, जिसका सारा खर्च जो है वो राज्य को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरों के खर्चों पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, ये तो सत्य है। नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित हो जाता है। होता क्या है कि नेपोलियन जो है मिस्र तथा सीरिया जीत चुका होता है और भारत पर आक्रमण करने वाला होता है। तो चूंकि यहाँ पर जो है विलेजली ने रियासतों को अपनी सेना दे दी और साथ में हर जगह पर एक मजबूत सेना खड़ी कर दी, तो उससे क्या होता है कि नेपोलियन के आक्रमण का खतरा जो है वो टल जाता है। और इसी तरह से जब देशी रियासतों में जब ब्रिटिश सेना रहती है तो वहां पर क्या होता है कि ब्रिटिश का सर्वोच्चता स्थापित हो जाता है। तो अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। लॉर्ड विलेजले की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय, राघोजी भोसले, दौलतराव सिंधिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। 31 दिसंबर 1802 में अंग्रेजों से बासिन की संधि की। संधि के अनुसार बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। ऑप्शन से अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय या ट्रावनकोर का राजा। तो इसका सही उत्तर होगा अवध का नवाब। सर्वप्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई थी, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेसिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया। सहायक संधि अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सहायक संधि का स्वीकार किसने किया और ऑप्शंस में अगर अवध का नवाब है तो हम लोग यहाँ पर अवध का नवाब देंगे। मगर जब पूछेगा विलेजली की सहायक संधि को स्वीकार सर्वप्रथम किसने किया तो उसका सही उत्तर होगा हैदराबाद का निजाम। तो अगला प्रश्न है, हम लोग उसको भी देखेंगे। निम्नलिखित में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, तो किसने स्वीकार नहीं की थी? हैदराबाद के निजाम ने, इंदौर के होलकर राज ने, जोधपुर के राजपूत राज ने और मैसूर के शासक ने। तो इसका सही उत्तर होगा इंदौर के होलकर ने। यहाँ पर इंदौर के होलकर राज्य ने जो है वो सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन हैं। सबसे पहले हैदराबाद है 1798 में, उसके बाद मैसूर 1799, तंजौर 1799, अवध 1801, पेशवा बसिन की संधि 1802, बरार के भोसले 1803, सिंधिया 1804। तो पहले हम लोग याद करेंगे HMT, उसके बाद क्या याद करेंगे? APBs। तो HMT, APBS, ठीक है। पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले और सिंधिया।
तो और यहाँ पर स्वीकार किसने नहीं किया था? तो वो इंदौर के होलकर ने स्वीकार नहीं किया था सहायक संधि को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बक्सर का युद्ध 1764 किसके किसके मध्य हुआ था? तो एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरे तरफ मुगल बादशाह, अवध का नवाब और मीर कासिम था। सहायक संधि ऑप्शन बी में सहायक संधि 1863, तो ये 1863 में नहीं बल्कि 1798 में 1798 में वेलेस्ली द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार, तो ये सही है, 1833 के अधिनियम से पूर्णतः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार जो है पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अगला है ऑप्शन, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार को खोला जाना 1813 से, तो सही है ये। अगला प्रश्न है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आपको बताया गया कि सहायक संधि के वजह से जो है भारत में नेपोलियन का जो खतरा था वो क्या होता है, टल जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा सही उत्तर? लॉर्ड वेलेस्ली। और इसके किस नीति की वजह से टलता है? तो वो है आपका सहायक संधि। अगला प्रश्न देखते हैं, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वह है, ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही ऑप्शन होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनका जो कार्यकाल था लॉर्ड हेस्टिंग्स का वो 1813 से 23 के मध्य था, और जो आंग्ल नेपाल युद्ध होता है वो 1814 से 16 के मध्य होता है। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, सुगौली की संधि हुई थी 1800 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में और 1815 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा 1815 ईस्वी में। आंग्ल नेपाल युद्ध के समय सुगौली की संधि होती है जिसका अनुमोदन जो है वो 1816 में होता है, पर यह संधि जो है वो 1815 में ही हो जाती है, 2 दिसंबर 1815। 2 दिसंबर 1815। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शंस देखते हैं, हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध सही है, अभी आपको बताया था, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो 1817 से 1818 ईस्वी के मध्य में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स से। अगला प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ऑप्शन है 1820 से 1827 ईस्वी, 1819 से 1826 ईस्वी,
1822 से 1829 ईस्वी, 1818 से 1825 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1820 से 1827 ईस्वी। थॉमस मुनरो जो थे वो मद्रास के गवर्नर रहे थे 1820 से 1827 ईस्वी तक, और वहां रह करके इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। और थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को ही रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है। और इन्होंने बारामहल जिले में सर्वप्रथम जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर राज्य को अंग्रेजी प्रशासन में मिला लिया था, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अव्यवस्था थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन सोर, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, क्योंकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध वो 1790 से 1792 के मध्य लड़ा गया था, और इसी में जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। किसके किसके मध्य? अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य। अगला प्रश्न है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो इसका सही उत्तर होगा कैप्टन सलीमन। विलियम बेंटिक ने ठगों के दमन के लिए कैप्टन सलीमन को नियुक्त किया था, जिन्होंने 1500 से अधिक ठगों को बंदी बना लिया और अनेकों को फांसी दे दी थी। और 1837 में पूर्णतः जो है वो ठगों का अंत हो गया था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर होगा विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के साथ विलियम बेंटिक ने मिलकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और 1829 ईस्वी में नियम 17 के अंतर्गत जो है विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया। पहले ये सिर्फ बंगाल क्षेत्र में था, 1829 में ये सिर्फ क्या था? बंगाल क्षेत्र में था, और 1830 में ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में भी लागू हो गया। कब? 1830 में। तो आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया? ऑप्शंस हैं 1764, 1789, 1858, 1868। तो इसका सही उत्तर होगा 1789। 1789 के घोषणा द्वारा बंगाल से दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया था, और इस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? ऑप्शंस हैं 1848, 1850, 1852, 1853। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1850। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि व्यापकत्व के सिद्धांत के अंतर्गत बघात को 1850 ईस्वी में ब्रिटिश राज्य में जो है वो विलय कर लिया। मगर इससे पहले व्यापकत्व की नीति के तहत डलहौजी ने जो भी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था उसका भी सीरीज जो है आपके एग्जाम्स में पूछता है, तो आपको इसको याद रखना होगा। पहले
सतारा जो कि 1848 में, उसके बाद जैतपुर संबलपुर 1849 में, उदयपुर 1852 में, उसके बाद झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और करौली जो है वो 1855 में। तो इसका जो है सीक्वेंस आप लोगों को याद रखना होगा। अब आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो जेम्स एंड्रयूज रैमजे जो है लॉर्ड डलहौजी का नाम था और इन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर हड़प की नीति या व्यापकता का सिद्धांत दे करके कई प्रांतों को जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया था और इन्हीं के काल में डाक और रेलवे की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, किस डेट में हुआ था अवध का विलय? तो 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था और यह भी किसके द्वारा किया गया था? तो वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, जिसके अंतर्गत अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया था। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन हैं जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। दूसरा ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। अगला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन सी। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे, जिनका कार्यकाल वो 7 वर्षों का था और उन्होंने पुरानी युद्धों और संयोजन की नीति को खत्म करके भारत में सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधार लाया, जिसकी वजह से उन्हें याद किया जाता है। और बाकी जो सारा है कि बाकी सारा ऑप्शंस वो क्या है, सही है, मगर यहाँ पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित नहीं किया, बल्कि भारत में ये इन्होंने क्या किया, कई सारे सामाजिक सुधार किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।